कराची पाकिस्तान को तकरीबन 70% टैक्स रेवेन्यू देता है। कराची सिंध को तकरीबन 90% टैक्स रेवेन्यू देता है। और इस मुल्क में जो ज़र मुबादला आता है उसका एक बड़ा हिस्सा आता है एक्सपोर्ट की मद में। कराची में एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन बनाया गया है। आज हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में मौजूद हैं। हम जाएंगे यहाँ पर, आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, क्या क्या इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में बनता है, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और जो कुछ यहाँ पर बनता है वो दुनिया के किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आइए आज एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़ोन का दौरा करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें से आधी फैक्ट्रीज़, कोई तकरीबन 80 के करीब फैक्ट्रीज़ वो हैं कि जहाँ पर ओल्ड क्लोथिंग्स का काम होता है। बिल्कुल, और ओल्ड क्लोथिंग से मुराद ये है कि बाहर से जो कपड़े इस्तेमाल शुदा या जो गारमेंट्स हैं वो आती हैं पाकिस्तान में, जैसे कि यूएसए से आती है, कनाडा से आते हैं, मुख्तलिफ अमीर ममालिक जो यूके हैं वहाँ से आती है। उसके बाद प्रोसेस किया जाता है और फिर यहाँ से दोबारा उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट किया जाता है गरीब ममालिक में, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, उनके अंदर ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये माल आता है, उसको रिफाइन किया जाता है और उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। तो अब एक ऐसी ही फैक्ट्री में हम जाते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। अब हमारे साथ मुस्तफ़ा सत्तार साहब मौजूद हैं और ये हमें गाइड करेंगे कि ओल्ड क्लोथिंग की फैक्ट्री में असल में होता क्या है, क्या प्रोसेसिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए प्रोसेस जो है ये क्या है और कैसे आप लोग इसके ऊपर? बहुत सिंपली पहले समझाऊंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में जो लोग कपड़े अपने डोनेट करते हैं वो कपड़े हम खरीदते हैं। इस फॉर्म में खरीदते हैं जिसमें बिल्कुल हर किस्म की आइटम्स इसमें होती हैं। तो यहाँ से हम ये उठाते हैं। हम हमारे ये नहीं पता कि क्या है इस बंडल में। बिल्कुल, सो इसमें टी शर्ट्स भी होंगे, पैंट्स भी होंगे, शर्ट्स भी होंगे, ड्रेसेस, सो ऑन सो फोर्थ। ये सब भी हो सकता है। ठीक है, अब ये बंडल आ गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम ये बेल्ट्स पर आते हैं, ये माल यहाँ लाते हैं और ये माल खुलता है। ओके, ये जो बेल्ट है उसके ऊपर किस तरह सॉर्टिंग हो रही होती है और फिर ये अलग अलग क्या करते हैं? बिल्कुल, सो फॉर एग्जांपल ये जो खातून है ये स्पेसिफिकली ट्रेंड है अपनी आइटम्स पर। तो ये सिंपली जो बेल्ट पे जो माल आते रहेगा ये सिंपली पिक आउट करते रहेंगे। इस प्रोसेस में क्वालिटी का कोई मतलब देखते ही नहीं है उस चीज को। वो सेकंड फेज में आएगा और ये सब यूज क्लोथिंग, इसमें कोई न्यू क्लोथिंग नहीं। मतलब जीन्स किसी एक ने उठानी होगी, शर्ट किसी एक ने उठानी होगी, पैंट किसी एक ने उठा, इस तरीके से होगा ये। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लेबर है, हमें ये बताया गया है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो सबसे ज़्यादा लेबर और वो जो सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है वो इसी इंडस्ट्री में है कि जो कि यूज्ड क्लोथिंग से मुताल्लिक। आई थिंक 2-3 चीज़ें अगर आप फ्लोर को देखेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ वुमेन हियर। यहाँ औरतें बहुत हैं, तो इस हमारी फील्ड में वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं औरतों का। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरा क्या होता है कि जब हमारे पास आते हैं ये ट्रेन नहीं होते इस काम में, हम इनको 3 महीने पहले ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, सो वो जो 3 मंथ्स का इनके पास नॉलेज आती है, एक्सपीरियंस आता है, फिर वो आकर बेल्ट पर और आगे भी ग्रेडिंग स्टेशंस पर काम करते हैं। और उसके लिए कोई क्राइटेरिया है आप लोगों का? नहीं, जनरली स्पीकिंग वी वांट पीपल कि जी आप थोड़ी पढ़े लिखे हों, मैट्रिक पास हों और फिर बाकी जो इस काम की नॉलेज है हम दें, वो आप दे देते हैं। ठीक, बिल्कुल। अब हम आगे जाएंगे ग्रेडिंग स्टेशन। जी बिल्कुल। नौशीन है हमारे साथ अब, और नौशीन प्रीमियम क्वालिटी के सेक्शन में खड़ी है, ऐसा ही है जी? नौशीन, आप हमें ये बताएं कि कोई भी चीज़ जो आप देखती हैं, शर्ट है मिसाल के तौर पे, ये इसमें क्वालिटी कैसे जज करती हैं आप? पहले कॉलर चेक करेंगे, इसकी नेक साइड, फिर इसके फ्रंट साइड चेक करेंगे, सेकंड इसके अंडर आर्म्स देखेंगे। बिल्कुल सही है। सेकंड इनका स्लीव्स देखेंगे। तो अब ये हो गई प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट। तो ये जो आपके पास एक जो लॉट आती है जी सर, प्रीमियम क्वालिटी का कितना सामान निकलता होगा? 100 में से कितने प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े निकलते हैं? 50% प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। अच्छा, जैसे ये है जी, इसके ऊपर तो ये टैग भी लगा हुआ है, तो ये तो प्रीमियम क्वालिटी का होना ही चाहिए मेरे ख्याल है। लेकिन हाँ, हम बताते हैं, इधर एक हमने देख लिया है, इसमें कट है। ये देखें भाई, नजर शिकरे की नजर से मैंने पकड़ लिया है इसको। तो ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं हुआ। अब ये किस डब्बे में जाएगा? नहीं, मिस्टेक है, हम इसको मिस्टेक में चला जाएगा। कट हमारे पास प्रीमियम में है ही नहीं जाएगा। बस सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर वो इंडिविजुअल आइटम्स जो बेल्ट से आती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ड्रेस स्टेशन है,
तो यहाँ पर इंडिविजुअल लोग जो ट्रेंड हैं वो फिर क्वालिटी के हिसाब से हर आइटम को चेक करते हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग ड्रम है इसमें। बिल्कुल। सो ये ड्रेस का मिक्स यहाँ पर आएगा, ये स्पेसिफिकली हर ड्रेस को भी अलग अलग बैरल्स में डालेंगे, इससे भी कोई 20 to 30 अलग अलग किस्म के ड्रेसेस बनते हैं। ओके। अच्छा, ये एक खास किस्म की स्मेल है जब हम अंदर आए हैं, वो हमेशा होती है यूज्ड कपड़ों में, ये क्यों? कोई केमिकल है प्रोसेस करते हैं या क्या? केमिकल नहीं है, आई एम नॉट श्योर ये क्यों होती है, बट आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड जाएंगे ना सेकंड हैंड क्लोथिंग फैसिलिटी में आपको यही स्मेल मिलेगी। एक है, ये यूनिवर्सल है। क्यों ये नहीं पता कि तो ये क्यों निकलती कैसे है? हाँ, इसको आप लोग फिर प्रोसेस किस तरह नहीं, वी डोंट, हम इसको वॉश नहीं करते, हम इसको कोई केमिकल नहीं डालते, नथिंग, जैसे आता है वैसे ही जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोग फिर बेसिकली इसमें कर क्या रहे होते हैं? मतलब आप लोग हम लोग बेसिकली आइटम्स को सेपरेट कर रहे हैं बाय आइटम, बाय क्वालिटी, एंड क्वालिटी के भी मल्टीपल चेक्स होते हैं। उसके बाद जब ये फाइनल बेल्स बनती हैं हमारी, फिर वो री एक्सपोर्ट होती हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका। यानी कि ट्राउजर्स की अलग बेल होगी, शर्ट्स की अलग। बिल्कुल। तो ये कंटेनर लोड्स के हिसाब से फिर एक्सपोर्ट होती हैं अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड वेरियस अदर मार्केट्स, फार ईस्ट में भी जाती हैं, और फिर वहाँ पर ओपन एयर मार्केट्स में ये माल बिकता है। और वहाँ पर इंडिविजुअल पीसेस लोग खरीदते हैं। यहाँ पर जो आपके पास सामान आता है उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी जिसको आप कह सकें ना, वो हमें दिखाएं जरा। प्लीज आ जाए। अब ऐसे ये प्रीमियम क्वालिटी में नहीं आएगी, बहुत फटी हुई है, काफी फटी हुई है ये। अरे ये स्टाइल है, स्टाइल। आपको क्या पता है स्टाइल का? आजकल बहुत इन है ये, कपड़े पहने भी हो और फटे हुए भी हो। प्रीमियम क्वालिटी स्टफ होता है, वो जरा हमें कुछ दिखाएं। सो प्रीमियम क्वालिटी के मकसद से मतलब इट्स बेसिकली स्टाइल भी होती है, क्वालिटी भी होती है, फैशन ब्रांड्स भी होते हैं। तो आई गिव यू एग्जांपल, जो हमारे सर्टेन कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें ब्रांड्स चाहिए। सो दिस इज एन एग्जांपल, ये कोलंबिया ब्रांड है, ये बाहर बड़ा महंगा होता है, विंटर ब्रांड है। ये एरोपोस्टाइल है। तो ये चीज़ें इसलिए सेलेक्ट हुई है बिकॉज ये ब्रांड नेम्स हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा बहुत और माल है जो एक्चुअली ब्रांड ना हो बेशक, लेकिन उसमें स्टाइल एंड फैशन होता है, प्रीमियम क्वालिटी में फॉल करेगा। दैट फॉल्स इनटू प्रीमियम क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रीमियम क्वालिटी स्टफ है ये फिर बाहर ममालिक में जाता है, और उनकी भी कोई खास क्राइटेरिया होता है कि प्रीमियम क्वालिटी कौन से मुल्कों में जाता है, या थोड़ा लो क्वालिटी कुछ और? हाँ, तो जनरली प्रीमियम क्वालिटी जो होता है वो साउथ अमेरिका जाता है और अमेरिका भी जाता है, एंड जो दूसरा हमारा मेजॉरिटी वॉल्यूम है वो यूजुअली अफ्रीका जाता है, फार ईस्ट जाता है। अच्छा, अब जो एक और सवाल मेरे जहन में आया, ड्यू टू द कोविड कंडीशंस जो दुनिया में चल रही हैं, इस्तेमाल शुदा जो माल होता है लोगों का, वो उसके बिजनेस में कोई कमी आई है, या लोगों ने कोई उसको ऐसा समझते हैं कि भाई जैसे एसी से कोविड ना लग जाए? नहीं, आई थिंक शुरू में थोड़ा था स्केयर, बिकॉज उस टाइम पर हमें कोविड का ज़्यादा पता भी नहीं था। फिर जब बाद में पता चला कि जी सर्फेसिस से नहीं होता ट्रांसमिट, तो फिर इट्स बिन नॉर्मल। मगर देखें, कोविड के टाइम्स में इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस, जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस। बिल्कुल सही है। कंटेनर्स मिलना, शिपमेंट्स रुक जाती हैं, फ्रेट रेट्स बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो इट्स लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री, हम भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। सो होपिंग कि इंशाल्लाह रिकवरी हो जाए, बेहतरी हो जाए। जी इंशाल्लाह। अब ये जो एक फैक्ट्री है इसमें कोई तकरीबन 900 से 1000 के करीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से 50% की तादाद ख़वातीन की है, और ये भी वो ख़वातीन हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको कोई और कहीं पर किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है कि जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा खपत है। इस इंडस्ट्री की एक और ख़ास बात यह है कि ये वो इंडस्ट्री है कि जो ना कोई मशीनें इस्तेमाल करके बिजली ज़्यादा खर्च कर रही है, ना यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है, ना गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर से बाहर से सामान मंगवाया जाता है, उसको ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके अलग किया जाता है, और फिर उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको रेवेन्यू हासिल होता है डॉलर्स में। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर मज़ीद डॉलर्स पोटेंशियल है कमाने का, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसको मज़ीद फैसिलिटेट करे, ताकि ये काम ज़्यादा बढ़े और पाकिस्तान उससे मज़ीद ज़र मुबादला कमा सके। ये क्या हो रहा है इधर? बड़ी खलबली मची हुई है। जी, तो यहाँ पर हमने हमारे ग्रेडिंग स्टेशंस के बाद हम ये सेक्शन में ले आए, यहाँ हमने फाइनल एक और क्वालिटी चेक किया है, और अब ये माल पैक हो रहा है। दिस इज़ हाउ वी पैक इट। छोटी बेलें बनती हैं और हर कस्टमर के लिए अलग अलग बनती हैं। कंप्रेस कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, प्रेसिंग कर रहे हैं। कंप्रेस फाइनल पैक्ड माल कहाँ पर है? वो इस तरफ है, उधर। बिल्कुल सही। और यहाँ पर वेट होता है जी, यहाँ पर बेल्स का फाइनल वेट होगा। और एक बेल कितने वेट की होती है? 100 पाउंड की है। ठीक है, सही, आ जाए। हाँ, ये कुछ आ गया ना सामान,
ये क्या है जी? CCR। CCR, ये CCR क्या है? ये चिल्ड्रंस आइटम्स, बच्चों के चिल्ड्रंस स्टफ, अच्छा। बच्चों के लिए सामान ये आ गया। ये है जी लेडीज फैशन जीन्स, ये आ गया सामान, लेडीज फैशन जीन्स। ये क्या है जी? लेस कर्टन्स भी हैं, अच्छा, टॉवल्स भी हैं, ओके। सामान तो सारा है। और ये कहाँ जा रहा होगा? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फार ईस्ट। सही, बिल्कुल सही। तो खुदा हाफिज कर दें बस इस माल को, ये जा रहा है और अब इस्तेमाल हो जाएगा। ये 300 ऐसी हम सेपरेट आइटम्स बनाते हैं पर डे, बिग वॉल्यूम एवरी डे। नो, सो 300 डिफरेंट आइटम्स। अच्छा। अब ऐसी जो बेल्स हैं, डिपेंड्स ऑन आपकी फैक्ट्री की साइज, यू कैन गो फ्रॉम 200, 150 अ डे ऐसी टू 2000 अ डे। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ ह्यूज द सेटअप इज। अब आपको हम एक और फैक्ट्री की प्रोसेसिंग लाइन की तरफ लेकर चलेंगे जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती है। और अब उस सेफ्टी इक्विपमेंट में आते हैं ग्लव्स, हेलमेट्स, इसी किस्म का जो हेड टू टो प्रोटेक्शन होती है किसी भी लेबर की। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में दरकार होता है क्योंकि लेबर ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अहम कंसर्न होती है कंपनीज़ के लिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें बन रही होती हैं वो भी ज़ाहिर है, हम चूँकि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी जो सामान बन रहा होता है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाता है और बहुत सारा ज़र मुबादला हम इससे कमाते हैं। अब एक और ख़ास चीज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में जो कंपनीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें एक बहुत ही छोटी मिकदार पाकिस्तान के अंदर सेल करने की इजाज़त होती है। बाकी जो सारा सामान है वो जाता है बाहर। तो आइए इस फैक्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाइंग की। तो ये जो प्लाइंग का एरिया है, इसमें क्या होता है? इस डिपार्टमेंट में हमारे पास मल्टीपल किस्म के यार्न्स होते हैं जिसको हम एक दूसरे के साथ कवरिंग करके एक नया इंजीनियर्ड यार्न बनाते हैं ताकि जो भी ग्लव्स में परफॉर्मेंस चाहिए उसके हिसाब से ये ग्लव्स बन सके। सही है। और कौन कौन से किस्म के धागे इसमें हमारे पास नायलॉन, केवलार और स्पेंडेक्स, स्टील, ग्लास, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के यार्न इस्तेमाल होते हैं जिसको हम मिक्स करके कवर करके फाइनल रिजल्टेंट यार्न बनाते हैं। यानी कि ये ग्लव्स का जो प्रोसेस है बनने का वो इस यहाँ से फ्लाइंग से शुरू होगा। आवर फर्स्ट स्टेप इन द स्टेप देख लेते हैं। ये है जी स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा होता है ये हमें बताएंगे। हाँ, ये ग्लव्स बनाने का दूसरा प्रोसेस है जिसमें जैसा कि हमने देखा कि पहले डिपार्टमेंट में प्लाइंग में जहाँ धागा बना था इंजीनियर किस्म का, उसमें वो वाला धागा और मज़ीद एक दो धागे को इस्तेमाल करते हुए हम लाइनर या शेल जिसको हम कहते हैं इसकी शक्ल में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इस डिपार्टमेंट को हम निटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। ओके, तो ये धागा जो है वो इस मशीन में गया और इस मशीन में पूरा ग्लव बनाकर निकाल दिया। इसको ग्लव ही कहते हैं, इसको हम अपनी ज़बान में लाइनर या शेल कहते हैं। जो ग्लव जब पूरा बनता है तो उसमें कुछ और ट्रीटमेंट भी होती है। तो अभी हम इसको लाइनर या शेल, इस डिपार्टमेंट के जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट होती है, उसको लाइनर या शेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये धागे से ही बन रहा है, इसमें कोई स्टिचेस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई नॉट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये धागा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्तलिफ किस्म का धागा है जो कि ग्लव की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो धागा इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से ये इस्तेमाल होता है और ये सीमलेस होता है। इसमें कोई भी इस ग्लव में जोड़ नहीं होता है, ये वन पीस में बना हुआ होता है। ये देखिए, ये जो ग्लव जिसको मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ, ये यहाँ पर आ रहा है। आने के बाद इस लिक्विड में कलर में डिप हो रहा है। इसका एक हिस्सा जो आगे का है उस पर कलर चढ़ रहा है, आगे इसमें वाइट कलर भी हो रहा है। सर ये प्रोसेस ज़रा समझाइए। ये हमारा ग्लव डिपिंग का प्रोसेस है। जैसा कि पिछले डिपार्टमेंट में दिखाया था कि लाइनर और शेल की सूरत में जो आता है वो यहाँ पे एक मुख्तलिफ कंपाउंड में डिप होता हुआ जाता है जो परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार करदा कंपाउंड होते हैं और ये कंपाउंड डिप होते हुए हमारे एक हीटिंग जोन से होता हुआ क्योर होके फाइनल ग्लव्स की सूरत में बन जाता है। अब इससे जो नहीं एक सवाल है, इससे जो फाइनल ग्लव बनता है वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए आप लोग बना रहे हैं? ये ज़्यादातर हम इंडस्ट्री जो है वेयर हाउसिंग के लिए या मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जैसा कि हमने अभी शुरू के 3 मरहले देख लिए थे, ये ग्लव्स का आखिरी मरहला है जो कि हम खड़े हुए हैं पैकिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जो फाइनल ग्लव्स ऊपर से आपने देखा था डिब्बे बन के आता है, उस पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हवाले से हम उसकी मार्किंग, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी परफॉर्मेंस लेवल और जो भी कस्टमर ने हमें अपने बताई हुई होती है कि उसको पैकेजिंग किस तरह की चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको
पैक करके दे रहे होते हैं। जैसा कि अभी इस ग्लव में आप देख रहे हैं कि इस पे कस्टमर के हिसाब से कोई स्टैंपिंग हुई हुई है जो कि उसने हमें बताई भी होती है। हम उसी आर्ट वर्क को फॉलो अप करते हुए ग्लव्स पे आपको इम्बोस कर रहे होते हैं। कई 100 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि बनती हैं और फिर सारी दुनिया में जाती हैं। अब हम जिस फैक्ट्री में मौजूद हैं वहाँ पर 2 बड़ी ख़ास प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक तो है जी हर्बल ऑयल्स मुख्तलिफ़ किस्म के, और वो हर्बल ऑयल्स जो हैं वो बहुत सारे मकासद में इस्तेमाल होते हैं और उनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसके अलावा एक चीज़ है वो है हर्बल टी, चाय। तो वो जो चाय कैसे बनती है वो भी आपको बताते हैं, आ जाए। हर्बल प्रोडक्ट्स बनने का जो आगाज़ होता है वो होता है इस लैब से, और ये जो कोई लैब है ये कोई केमिस्ट्री की लैब नहीं है, ये कोई फिज़िक्स की लैब नहीं है, ये है क्वालिटी कंट्रोल लैब। बिल्कुल। और रुबीना साहिबा मौजूद हैं, वो बताएंगी हमें कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल लैब है ये क्या काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए कि यहाँ पर क्या क्वालिटी चेक होती है और कैसे काम होता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब बनने जा रही होती है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि रॉ मटेरियल आप कलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल कलेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सप्लाई चेन की टीम होती है जो मार्केट के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से अपने मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं। फिर उनको यहाँ पर अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनको वेरीफाई करते हैं कि ये ऐसे ही हैं या कुछ हट के। फिर जब वो स्टैंडर्ड्स पर फुलफ़िल करते हैं तो फिर हम उसे अप्रूवल देते हैं। फिर सप्लाई चेन मार्केट से वो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। यानी अगर ये मना कर देंगी तो कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कोई भी मटेरियल जब क्वालिटी कंट्रोल में आता है उसकी तमाम पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो फिर हम उसको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बारे में आप बताएं कि आप कैसे क्वालिटी कंट्रोल करती हैं उसका चेक। देखिए, उसके ऑयल का कोई ऑयल है मिसाल के तौर पे। जी बिल्कुल, उसमें सबसे पहले ये होता है कि उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शंस को चेक कर लिया जाता है कि उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका ऑडियो क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन पर कि उसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम उसके माइक्रोबियल टेस्टिंग। अच्छा, ठीक। इन सब अप्रूवल्स के बाद जो है प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा जाता है। इस बॉटल में फिलिंग हो रही है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलिंग स्टेशन है। पहले ये बॉटल लोड हो रही हैं इस कन्वेयर बेल्ट पे, छोटी सी कन्वेयर बेल्ट है। उसके बाद फिलिंग होती है, फिर इसकी पैकिंग का प्रोसेस है। और इसमें क्या भरा जा रहा है वैसे? इसमें ऑक्टस ऑयल भरा जा रहा है, आगे देखते हैं। ऑक्टस रूट्स ऑयल, ये एक जड़ी बूटी है और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। इतनी साइंसी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस ठीक है। तो ये बोतलें हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिक फिलिंग स्टेशन है जी। यहाँ पे वो क्या कहते हैं उर्दू में, जॉक दर जॉक। हाँ, जॉक दर जॉक बोतलें आ रही हैं, वो बोतलें फिलअप हो रही हैं ऑयल से। ये ऑयल ये लोग पीछे इसी फैक्ट्री में तैयार भी करते हैं और यहाँ पर फिल होके फिर ये आगे जा रहा है। अच्छा जी, ये आ गया जी। उसके बाद सबसे अहम चीज, लिड, कैप लगाई जाती है जी, ढक्कन। वाह वाह, जिंदगी में बड़ी अहमियत है इसकी, क्योंकि ढक्कन मिलते बहुत है ना दुनिया में आपको। हाँ, इस दुनिया में जिंदगी गुजारते गुजारते बहुत से ढक्कनों से पाला पड़ता है आपका। ये जी यहाँ पर इसकी सीलिंग हो गई और उसके बाद ये यहाँ पर आकर एक फाइनल चेक होता है और फाइनल चेक होने के बाद ये आपकी प्रोडक्ट रेडी और डब्बों में बंद। ये जो कुछ डब्बे आप देख रहे हैं इनमें बड़ी ख़ास चीज़ है, पाकिस्तान में बड़ा लोग इस्तेमाल करते हैं इसको और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्यूजन स्पाइस, एनीसीड, बताता हूँ मैं आपको ये है क्या क्या। वेलनेस हेडेक, इसके अलावा लिकोराइस, फिर है रोज़, और अगर हम इधर आ जाएं, ओहो यहाँ तो बड़ी काम की चीज़ आ गई। ये देखें, वेलनेस डायबिटीज़, उसके बाद अल्ट्रा स्लिम, और ये है जी आखिर में ग्रीन टी प्योर। ये प्योर ग्रीन टी है। उसके अलावा बाकी सारे जो मैंने आपको पहले डब्बे दिखाए
उसमें ख़ास किस्म की टीज़ हैं और वो चाय जो है जो अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये चाय मुख्तलिफ साशोज़ में बनकर आपके पास पहुँचती कैसे है उसकी मशीन दिखाता हूँ मैं। ये जो मशीन है ये बड़ी ख़ास मशीन है, इसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ बनती है और मैं आपको बताता हूँ है क्या, कार्रवाई क्या हो रही है। यहाँ से डलती है चाय की पत्ती और वो यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद वो इन वाइट छोटे छोटे पैकेट्स जिनको आप टी बैग्स कहते हैं, उन टी बैग्स में ये पैक होती है। पैक होने के बाद इसके ऊपर लगता है वो लेबल सा एक, और एक वो जो इसको जो अंदर डुबोने के लिए जो एक दिया हुआ होता है धागे के साथ एक कागज़ लगा हुआ होता है वो लगता है। और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये आती है यहाँ पर और इसके एनवेलप में ये पैक हो जाती है और एनवेलप से निकलने के बाद ये एक हर्बल टी की फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। और इसीलिए शिफा यहाँ पर ऐसे बैठी हुई हैं, चाय की पत्ती को पैक होता हुआ देख रही है। शिफा चाय पिला देता हूँ मैं आपको। पिला दे आप थक गई हैं और क्या, लेकिन बड़ा मजे का प्रोसेस है, वैसे मिनी सा प्रोसेस है लेकिन है बड़ा मजेदार। हर्बल टी है ये और वैसे वजन भी कम हो जाएगा, मैंने सुना है हर्बल टी से वजन भी कम होता है। कोई इनकी स्लिमिंग टी भी है, बिल्कुल। बस ठीक है, वही पिला देते हैं इनको। प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस जिपर्स बनने का और बटन्स बनने का, ये हमें ज़रा समझाइएगा पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल क्वालिटी को मेयार को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये ज़िपर्स की असेंबलिंग और ज़िपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें वी स्टार्ट फ्रॉम द थ्रेड के बाद इसकी टेप बनती है। टेप बनने के बाद जो है इसमें ये कॉपर ब्रास लगता है। ब्रास लगने के बाद फिर इसकी असेंबलिंग यूनिट पे जाते हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि जो बेसिकली ये पीछे आप देख रहे हैं ये कॉपर आता है इंडोनेशिया से। अच्छा। और ये जो टेप है, जो टेप भी साथ चल रही है, इसको डाइंग होने के बाद इस मशीन में जो है ये फीड कर दिया जाता है। और फीड होने के बाद कि इसमें ये जो है ब्रास वायर और टेप मिल करके ये जिप बनाती है। साहब एक दिन में कितनी प्रोडक्शन होती है जिपर की? कितने मीटर या गज कहेंगे या किलोमीटर कह लें, किलोमीटर के हिसाब से बनती है, क्या हिसाब होता है? देखिए इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, हर क्वालिटीज़ के अलग अलग हैं। एंड वी आर सिंपली डिपेंडिंग ऑन आवर कस्टमर्स कि उनके पास क्या ट्रेंड है। अब अगर आप बात करेंगे जीन्स जिपर में, तो जीन्स जिपर के लिए तकरीबन हमारे पास रोज़ की वी कैन प्रोड्यूस लाइक 50,000 पीसेस पर डे, यानी 50,000 जीन्स को हम जो है कैटर कर सकते हैं पर डे। वी कैन इंक्रीज दिस वॉल्यूम एज वेल। इसी तरीके से फिर जैकेट्स हैं, हुडीज़ हैं, तो वो भी इसी नंबर्स के साथ बन रहे होते हैं। अब मैं अगर इस मशीन की बात करूं आपको, आपने मैडम पूछा कितना मीटर, तो इसमें देखिए आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है 5711 मीटर सुबह से ही अब तक बन चुका है। सो वी हैव डिफरेंट मशीन्स। फिर इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो वो देखते हैं। बिल्कुल स्टेप्स आपको दिखाते हैं। तो सर यहाँ पर क्या होता है? ये प्लेटिंग का प्रोसेस है और हमारा मेटल ट्रिम्स का प्रोसेस है। अच्छा। अभी रिसेंटली हमने एक टर्किश ब्रांड है उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है। वो दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं ऑफ मेटल ट्रिम्स। मेटल ट्रिम्स ज़्यादातर जो जीन्स बटन में यूज़ होता है, रिवेट्स हैं, इसके अलावा ये जैकेट्स वगैरह में, आईलेट्स वगैरह में, ये सब में यूज़ होता है। तो इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी और इसके लिए हमारे पास 7 टर्किश आए हुए हैं जो इस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा। इसको यही मेंटेन करेंगे, यही मैनेज करेंगे। ये इससे पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं इंपोर्ट होती थी, अब ये पाकिस्तान में बनना स्टार्ट हो गई। तो ये भी बड़ा ये यहाँ पर जो है स्लाइडर्स के और बटन्स को है ना पॉलिश किया जाता है। अच्छा।
और इसको ट्रीट किया जाता है ताकि जब जीन्स वगैरह में वॉशिंग हो तो इसका कलर ना निकले, क्योंकि जीन्स में आपको पता है कि मैसिव किस्म की वॉशिंग होती है, ब्लीच यूज़ होता है। तो उस तमाम प्रोसेस को इधर से गुजार के चेक किया जाता है कि उसके लिए पूरा है, उसके बाद फिर इसको गारमेंट में लगाया जाता है। अब अगर छोटा सा पार्ट है और छोटे से पार्ट की वजह से पूरा जीन्स या पूरा गारमेंट खराब होता है तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लिटिल पार्ट्स बिग डिफरेंस। इदरीस साहब, ये आप लोग क्या जीन्स के बटनों के साथ बाजरा भी तैयार करते हैं? नहीं, दिस इज नॉट बाजरा, दिस इज स्पेशल सैंड जिससे पॉलिशिंग होती है, क्योंकि जीन्स में जिपर हो या बटन हो वो अगेन स्टोन वॉश वगैरह होता है। तो ये समझे काइंड ऑफ स्टोन है और इसको वॉश हो रहा है उससे। अच्छा। मैंने बताया ना कि वो तमाम प्रोसेस जो उन्होंने गारमेंट वालों ने करने वो हम यहाँ से करके उसको उस हिसाब से भेजते हैं ताकि वो जब प्रोसेस हो उसको सस्टेन कर सके। जी सर, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जिपर की साइजिंग हो रही है क्योंकि हमें ये बेसिकली जैकेट्स के लिए जिपर है, जैकेट्स या हुडीज में लगती हैं तो उसमें ये साइजिंग होती है। आपने देखा कि ये पहले चेन बन रहा था ब्रास से, उसके बाद इसकी प्लेटिंग हुई, प्लेटिंग के बाद इसकी फिनिशिंग हुई, अब फिनिशिंग के बाद साइजिंग हो रही है। देखिए ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपने नंबर ऑफ पीसेस लगा दिए, नंबर ऑफ पीसेस लगने के बाद 24 इंचेस एक उसका 24 इंच रखा हुआ है आप लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, सही है। जैकेट वगैरह बन रहा है, ये जैकेट के लिए जिपर बन रही है। फिर इसके बाद ये सेकंड स्टेप पर आ जाता है कि यहाँ पे जैकेट के लिए ओपन एंड के लिए टेपिंग लगती है, नीचे सीलिंग लगती है, तो ये टेप लग रही है ऑटोमेटिक। आपने देखा कि ये ब्रास की जिपर थी गोल्डन कलर की, इसकी प्लेटिंग हुई, प्लेटिंग होने से ये सिल्वर हो गई, सिल्वर होने के बाद इसकी साइजिंग हुई, साइजिंग होने के बाद ये हीट सीलिंग होती है, टेप हीट सीलिंग, ताकि ये ओपन एंड जब बनेगी तो इसमें पिन बॉक्स वगैरह लग सके। अच्छा। तो ये प्रोसेस इस मशीन ने किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। इसमें ये पिन बॉक्स लग रहे हैं, ये देख लें कि ये बॉक्सेस हैं और अच्छा ये वजह से बंद करने वाला जो बॉक्स और ये पिन है, ये सही है। मशीन ऑटोमेटिक है, अगेन ये जो है ना ऑटोमेटिकली ये इसको वो असेंबल कर रहे हैं। अब आपने देखा कि इसमें ये पिन बॉक्स लग गया था। अब ये ओपन एंड जिप हो गई, अब ये जैकेट में यूज होती है। एक जिप का फंक्शन होता है क्लोज एंड, एक का होता है ओपन एंड। तो ये ओपन एंड है, क्लोज एंड ज़्यादातर एंड्स की फ्लाई में और टी शर्ट्स वगैरह में यहाँ लगती है, और ओपन एंड जो है जैकेट्स वगैरह में यूज होते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप आते हैं, इस मशीन ने जो है इसमें स्लाइडर माउंट किया है। ये नेक्स्ट स्टेप में स्लाइडर है, ताकि पिन बॉक्स तक आपने देखा था कि लगा था, अब इसके बाद इसमें स्लाइडर लग गया। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें टॉप लगेगा, वो मैं दिखाऊंगा। ये टॉप स्टॉप है, अच्छा, जो कि जिपर के टॉप स्टॉप पे करता है ताकि स्लाइडर जो है वो निकले नहीं। सही। अब ये जिप जो है वो तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई। अब इसमें सिर्फ कटिंग बाकी है, इंस्पेक्शन बाकी है। ओके, ठीक है। ये लगने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये मशीन जो है कटिंग भी कर रही है और इंस्पेक्शन भी कर रही है। तो यहाँ पर ये फाइनल कट होकर ये फाइनल जिप तैयार हो गई। अब इसके बाद सिर्फ पैकिंग बाकी है। आपने देखा कि इसमें टॉप भी लग गए, पिन बॉक्स भी लग गए। अब ये जिप जो कि वायर से स्टार्ट हुई थी और थ्रेड से स्टार्ट हुई थी, ये जिपर बन गई पूरी। और ये किस चीज़ में लगेगी अब जाकर? ये जैकेट्स में लग जाएगी। जैकेट में लगेगी, मतलब ये जो है सिफा आप ये रखें, इसमें जैकेट डलवा लीजिएगा अपनी पसंद का जो भी हो। नहीं, हम इनको ले जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे जैकेट भी बनेंगे और वो भी देखेंगे। सही। ये कुछ अलग तरह की जिप है जी। ये प्लास्टिक जिप कहलाती है, रेजिन से बनती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये पहले एक्सट्रूड होता है, इसमें ना दाने डाले जाते हैं, रेजिन डाला जाता है, साथ ही टेप होती है पॉलिस्टर की। उसके बाद इस पर ये दाने लगते हैं। दाने लगने के बाद फिर इसके नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पर्टिकुलर जिप जो है ये इंडीटेक्स जो ब्रांड है ज़ारा के लिए, उसके लिए बन रही है। और आपको पता है कि उसमें जितने कंप्लाइंसेस होती हैं, जितना इसमें प्रोटोकॉल्स होती हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सब बनती है। अगेन ये भी पहले इम्पोर्ट हुआ करती थी, उस स्टैंडर्ड की यहाँ नहीं बनती थी। अब अल्लाह का शुक्र है ये सारे ब्रांड्स जो हैं ये पाकिस्तान से ही ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो भी मुख्तलिफ अनवा अक़साम की
जो सिर्फ हर तैयार रंग हो रही नस्ल। है, हर रंग नस्ल डिज़ाइन की, वो सारी एक जगह पर हम देख लें ज़रा। जी, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये ना जीन्स की जिपर है, ये इसकी चेकिंग एंड फाइनल उस पे आ गया इंस्पेक्शन अच्छा। पे। सही है। ये वो जिप है जो कि जीन्स में लगती है। ये वो जिप है जो आपने देखा मोल्डेड है प्लास्टिक की, ये ओपनेंट है, इसका ओपनेंट फंक्शन है, ये जैकेट्स वगैरह में लगते हैं। ये पॉलिस्टर जिपर कहलाती है, पॉलिएस्टर जिपर कहलाती है रिवर्स में। ये भी अगेन जैकेट्स के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरीके से ये मेटल की जिपर है जो आपने देखा था कि ब्रास थी जिसको हमने सिल्वर प्लेटिंग करके ये सारा, ये भी अगेन ओपनेंट जिप में यूज़ होती है। तो ये तमाम किस्में मुख्तलिफ रंग नस्ल जिस तरीके से आपने बोला, हमारे पास काफ़ी फैंसी भी हैं। अच्छा। वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छा। मुख्तलिफ किस्म की, बड़ी फाइन भी है ये। जी जी, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए हम बनाते हैं। ये देख हमें तो टेलर बड़ी महंगी जिपें देता है, आप किस तरह बेचते हैं? इसके अलावा हम ऑर्डर टू मेक हर तरह की कस्टमाइजेशन भी करते हैं। कस्टमाइजेशन, जैसे अभी इस वक्त जो है विंटर का सीज़न है तो आपको ज़्यादातर ओपन एंड के जिपर्स मिलेंगे। ये क्या प्लास्टिक की बनी हुई है? नहीं, ये इसमें पीयू कोटिंग की हुई है, वाटर प्रूफ के लिए होती है। जो रेन कोट्स हैं या दूसरे किस्म के सही। उसके लिए होती है। और ये जिपर जो हैं ये ज़्यादातर लेडीज़ पर्सेस में या अच्छा। लेडीज़ फैंसी गारमेंट्स में यूज़ होते हैं। हाँ, आप देख लें इसको प्लेटिंग इसी तरीके से ये तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी फाइन फिनिश है इसकी। जी बिल्कुल, ये देखें, इसका तो डिज़ाइन अलग है। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसका डिजाइन डिफरेंट है। तो यहाँ पर हर किस्म के जो है जिपर्स को हम लोग इदरीस गीगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम ज़रा बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से, इसके पोटेंशियल के हवाले से, प्रॉब्लम्स के हवाले से और जो इसका फ्यूचर है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर और हमें मौका दे रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में आपको कुछ बताएं। बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये बैक इन 1980s में बना था और उसका बुनियादी वजह यही था कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। ये बेसिकली ये ड्यूटी फ्री जोन है, ड्यूटी एंड टैक्स फ्री है और इसमें ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इन्होंने आके यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। इसका जो खाम माल है वो इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान से भी अरेंज होता है लेकिन ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इसमें लेबर फोर्स दूसरी चीज़ें ऐड होने के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाता है। पिछले साल का जो एक्सपोर्ट था दैट वाज 880 मिलियन $, जो एक छोटे से एरिया से आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का ईयरली जी, और 880 मिलियन $, जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 बिलियन, और पाकिस्तान का पूरा एक्सपोर्ट इस टोटल मिला करके 25 बिलियन था। जो टोटल फैक्ट्रीज हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं, या वो जो खाम माल की आप बात करें, कितनी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं, लेबर फोर्स कितनी यहाँ पे काम कर रही है, ये भी ज़रा लोगों को बताइए। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तकरीबन 45,000 लेबर काम करती है। 200 एकड़ पे ये फैला हुआ है और तकरीबन 160 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ टेक्सटाइल क्लोथिंग की फैक्ट्रीज़ हैं जिनका तकरीबन समझ लें कि 50% वही लोग हैं और सबसे ज़्यादा लेबर भी जो है वहीं पे यूटिलाइज़ होती है क्योंकि अनस्किल्ड लेबर है उसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। तो अनस्किल्ड लेबर के लिए ये समझ लें कि टेक्सटाइल जो यूज़ टेक्सटाइल क्लोथिंग फैक्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं। और दुनिया के किस किस इलाके में हमारी यहाँ से प्रोडक्ट्स जाती हैं? देखें, ज़्यादातर तो USA है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है, फार ईस्ट और मिडल ईस्ट भी है। तो इस जगह के मेजर इश्यूज़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू था इस के यहाँ पे कोई भी चेयरमैन नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे एक चेयरमैन मुंतखब किया है एंड वी हैव अ ग्रेट होप्स फ्रॉम हिम बिकॉज पिछले हमने देखा है कि कम से कम 8 सालों में जो है 3-3, 4-4 महीने के लिए और यहाँ तक कि कुछ 4 दिन के लिए भी चेयरमैन आए और फिर चले गए। और ज़्यादातर ये अरसा जो रहा है पिछले 8 साल में बगैर चेयरमैन के चलता रहा है। अच्छा। बगैर चेयरमैन के चलने से ये हुआ है कि यहाँ पे पॉलिसीज़, यहाँ पे कंटिन्यूशंस और यहाँ पे जो अप्रूवल्स हैं वो रुक गई थी। अब हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी गुजारिशात पे जो है थ्रू प्रॉपर चैनल एक एक्स कस्टम ऑफिसर को यहाँ पे तैनात किया है और उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है और उनसे हमारी बातचीत भी हुई है और उनको हमने तमाम प्रॉब्लम्स भी बताए हैं, तमाम चीज़ें भी बताएं। ही एश्योर्ड अस कि ये आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता
करके ये तमाम चीज़ें हल भी होंगी। अगर हम ये बात करें कि इस जगह के पोटेंशियल को बढ़ाया कैसे जा सकता है और कैसे यहाँ से इस एरिया से जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू हासिल हो रहा है वो बढ़ सकता है, तो वो क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, इसमें सबसे बेहतरीन हल तो यही है कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ हों, कि एक पॉलिसी बना करके दे दें कि ये पॉलिसी इतने टर्म के लिए है और अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। उससे इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो नई इन्वेस्टमेंट भी लाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन हल है। इसमें कुछ फ़ाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है और मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि अगर पिछले साल 880 था तो इस वक्त जो है, इस साल जो है, आई कैन फोरसी के 1.3-1.4 बिलियन US डॉलर तक एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा। जो कि ऑलमोस्ट डबल के करीब है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में पाकिस्तान की जो लेबर है एज़ कम्पेयर टू UAE बहुत कम है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ पे चीज़ें भी हैं। देखें, इस वक्त हमारे पास जो है गैस की किल्लत है, तो उस सेक्टर में गैस की भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके लिए यहाँ पे चीज़ें नहीं बनती हों। यहाँ पे मैंने बताया कि टेक्सटाइल एसेसरीज़ की फैक्ट्रीज़ हैं। टेक्सटाइल एसेसरीज़ में यू नेम इट वी हैव इट। सारे ब्रांड्स की एसेसरीज़ जो यहीं पे बनती हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनकी तमाम तर चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। और पहले ये इम्पोर्ट हुआ करती थी, अब ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है कि इस जोन से जो है री एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें जा सकती हैं। जैसे जितनी भी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनका ज़्यादातर जो है सिलसिला यहाँ पे इस जोन से रहता है कि वो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो अपनी एसेसरीज़ प्लेस करने के बाद यहाँ से उनको एक्सपोर्ट हो जाती है, वो भी एक्सपोर्ट में ही काउंट होती है। और वो एक बॉन्ड पे दे देते हैं कि विद इन 1 ईयर और 18 मंथ्स मैक्सिमम टाइम में हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे गारमेंट्स पे लगा के। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे ना सिर्फ कि आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, प्लस जो है आपका इन टर्म्स ऑफ एयर फ्रेट और सी फ्रेट भी काफ़ी बचत हो जाती है गारमेंट फैक्ट्रीज़ वालों को। क्योंकि देखें, इनके ऑर्डर्स होते हैं, अर्जेंट होते हैं। अब जो प्लेसमेंट ऑर्डर की होती है वो 45 डेज़ में पूरा गारमेंट को बना करके एक्सपोर्ट करना है। और इस वक्त के सिनेरियो में 45 डेज़ आप सी फ्रेट से कोई भी एसेसरी मंगवा के गारमेंट तैयार नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर बाई एयर मंगवाना पड़ता था उनको। तो बाई एयर के कॉस्ट बच गई, विच इज़ अराउंड 25% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो 25% तो एक्सपोर्टर्स के वो बच गए, प्लस जो है पाकिस्तान में हो गई, पाकिस्तान में लेबर इंगेज हो गई, पाकिस्तान में सारी चीज़ें हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ से बन करके एक्सपोर्ट डायरेक्टली होती हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो लाइफ लाइन है इस सेक्टर EPZ का, वो है सेकेंड हैंड क्लोथिंग। सेकेंड हैंड क्लोथिंग में मोर देन 70% ऑफ द इंटायर लेबर जो है वहाँ पे है। तो ये एक बहुत बड़ा ये समझ सकते हैं कि एडवांटेज है। और ये सेक्टर में भी बड़ी गुंजाइश है। इस वक्त EPZ फुल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मज़ीद EPZ को जो है जगह लेकर के उसमें बनाएं, ताकि कम से कम एक सेक्टर जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में तकरीबन 30 बिलियन की इंडस्ट्री है। दुनिया में 30 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया के पास है, बहुत बड़ा पोर्शन UAE के पास भी है। तो अगर इस सेक्टर को आपने अगर प्रमोट करना है, इस सेक्टर में करना है, तो आप लाखों आदमी से भी इस सेक्टर में जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एक जोन अलग से बना करके इनको दे दें तो ये 26-27 बिलियन इससे जनरेट हो सकता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो फेज़ 3 बन रहा था, उसकी अभी क्या स्टेटस है? देखेंगे, 2017 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उन्होंने PC1 वगैरह बनाए थे, लेकिन वो चेयरमैन ना होने की बना पे, गवर्नमेंट चेंज होने की बना पे, ये सारी चीज़ें रुक गई हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें ये भी डिमांड सर फहरिस्त है कि आप इसको बनाएं, क्योंकि बिल्कुल एडजेसेंट है। और इसके साथ साथ EPZ के पास एक पोर्ट कासिम पे भी एक जगह है, तो वहाँ पे आप सेकेंड हैंड क्लोथिंग के लिए एक सेक्टर बना लें, फेज़ 3 इसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वक्त बेपनाह फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है। इस वक्त जो है चाइना से और काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं USA से, तो वहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्टिव वेयर की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान आना चाहती हैं, लेकिन ऑल दे नीड इज़ अ ड्यूटी फ्री एक्सेस so that they can bring their raw material in Pakistan and then they can re-export to other countries. तो ये एक सेक्टर है जो यहाँ पे फेज़ 3 में काम मतलब बड़ा इफ़ेक्टिवनेस के साथ जो है काम कर सकता है। सेकेंड हैंड क्लोथिंग का मैंने आपको बताया, फिर गाड़ियों का मैंने बताया। तो ये कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ EPZ जो है आइंदा आने वाले वक्तों में 5 से 6 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है।
9 दिसंबर 1971 का दिन पाकिस्तान की तारीख का और पाकिस्तान नेवी की तारीख का एक बहुत अहम दिन था। 1971 में भारत ने जिस तरह की जारियत का मुजाहरा किया, उसका जवाब पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह दिया, उसकी मिसाल हमारे अकब में मौजूद है और यह है सबमरीन हंगोर। सबमरीन हंगोर पाकिस्तान की वो सबमरीन थी जो कि भारतीय पानियों में घुसी और वहाँ पर जाकर उसने भारतीय जहाज़ खुखरी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया और एक और भारतीय जहाज़ जिसका नाम था किरपान, उसे आधा तबाह कर दिया और वो भी नाकारा हो गई। ये क्या दास्तान थी और कैसे ये वाक़या पेश आया, किस तरह हमारे जवानों ने अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया, ये भी आपको बताते हैं और हंगोर के अंदर ले जाकर आपको ज़रा अंदर से दौरा भी कराते हैं कि सबमरीन कैसी होती है, सबमरीन के अंदर की लाइफ क्या होती है, उसके अंदर इक्विपमेंट क्या लगा हुआ होता है और वो जो जवान उस सबमरीन के अंदर रहते हैं उनका जज्बा क्या होता है। आइए। तो ये है सबमरीन हंगोर और इसके अंदर के मनाजिर हम आपको दिखाते हैं, ज़रा दौरा करवाते हैं, आपको बताते हैं कि सबमरीन के क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या क्या अहम पार्ट्स हैं इसके। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट अब्दुल कय्यूम अलवी साहब मौजूद हैं जो कि इस सबमरीन पर काम कर चुके हैं, उनसे ज़रा इस सबमरीन के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप कुछ वक्त गुजारेंगे। ये बताइए इस सबमरीन के बारे में, इस सबमरीन के बारे में हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि क्या इसकी ख़ास बात है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो सबमरीन है कि जिसने 1971 के अंदर इंडिया का INS कुकरी जहाज़ जो था उसको गर्क किया था और उसी के पानियों में कर दिया था, बम्बे के सामने ही उसको डुबो दिया था। और उसके साथ जो उसके साथ जा रहा था दूसरा शिप कुरबान, उसको बैडली डैमेज किया था और वो दोबारा फिर अपने पानी में नहीं उतर सका, वो वहाँ जाके उनकी बंदरगाह में ख़त्म हो गया जहाज़। अच्छा, ये इसका जो है ना, अब मैं आपका थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बता दूँ जी। इस एरिया को कहते हैं फॉरवर्ड टॉरपीडो रूम। अच्छा, फॉरवर्ड टॉरपीडो रूम। निक नेम इसका है FTR। हम अभी FTR में खड़े हुए हैं। ओके, FTR में खड़े हैं। ये वो जगह है, यहाँ पर आप देखें 8 ट्यूबें लगी हुई हैं। सही है। इस सबमरीन की खासियत ये थी कि इसमें मैगजीन नहीं होती थी। अच्छा। इसमें जो भी आपने वेपन लोड करना है वो रेडी यूज होता था। यानी ये सेंटर वाली जो 4 ट्यूबें हैं, 3, 4, 5 और 6, इसके अंदर हम मिसाइल लोड करते थे, हार्पून वगैरह, और जो ऊपर वाली 1, 2 और ये 7 और 8 इसके अंदर टॉरपीडो लोड करते थे। अच्छा, ये 8 आगे हैं और 4 इसी तरह पीछे ट्यूबें हैं जिनके अंदर हम 4 टॉरपीडो लोड करके ले रहे थे। ये सबमरीन ऐसी थी कि ये हेड से भी करती थी फायर और स्टन से भी करती थी, यानी कि आप इसको पीछे से भी ये फायर करती थी, दोनों तरफ से एंगेजमेंट बना लेती थी। तो इसने फॉरवर्ड टॉरपीडो रूम से ही एंगेजमेंट बनाई, क्योंकि आपसम से जो ऑर्डर आया और उन्होंने एंगेज किया कुकरी को और उसके ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। जब कुकरी के ऊपर फायर किया तो उस वक्त वो पहला जो टॉरपीडो था वो किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से मिस हो गया, डूब गया, संक कर गया खुद ही, और फिर दूसरा टॉरपीडो उसके ऊपर डाल दिया। दूसरा जाके उसको एक्यूरेट लगा और उसके बिल्कुल सेंटर में लगा और वो विदिन 2 मिनट वो डूब गया उधर ही। अच्छा, उसके बाद फिर इतनी देर में वो जो कुरबान था उसको पता चल गया कि यार दूसरा शिप तो मेरा गुम हो गया है, बिल्कुल डूब गया। तो उसने अपने रश किया, भागा अपने बंदरगाह की तरफ तेजी से। अब उसका स्टन जो स्पेक्ट था ना, ऐसे अगर आप पहले वाले ये वाला था बीम स्पेक्ट इसको कहते हैं, क्वार्टर स्पेक्ट, और फिर जब दोबारा हुआ तो उसका स्टन आ गया। अब सबमरीन ने टॉरपीडो उसके पीछे फायर किया और वो भी आगे से भाग रहा है। अच्छा। तो फिर ये जाके उसके प्रोपेलर वाली साइड के ऊपर लगा तो वो फिर पूरी तरह वो नहीं डैमेज, डूबा नहीं, पार्शियली डैमेज हो गया, लेकिन चलने के काबिल। और ये सब कुछ भारत के पानियों में हो रहा है। भारत के पानियों के अंदर हुआ। सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये भारत के पानियों में हुआ, बम्बे के सामने हुआ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ अपना मिशन करके सबमरीन वहां से वापस। तो ये FTR हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर टॉरपीडोज़ और मिसाइल लगे हुए होते हैं और यहाँ से फायर किए जाते हैं। अब उसके बाद ये जो सेंटर का जो एरिया है इस सबमरीन का, वो बेसिकली यूँ कह लें कि एक जो स्टाफ होता है सबमरीन में जो काम कर रहा होता है उनके लिए रेस्टिंग एरिया है। यहाँ पर बंकर्स बने हुए हैं, बेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ये लोग आराम करते हैं। ये एक वॉशरूम नुमा एरिया बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर भी ये बंकर्स हैं जो कि आराम करने की जगह है। और उसके बाद आगे जो एरिया है कंट्रोल रूम या ऑपरेशन रूम, ये आगे है, वहाँ हम जाते हैं और बात करते हैं। ये हम अब दरमियान में पहुँच गए हैं इस सबमरीन के
और यहाँ पर ये शायद एक मीटिंग रूम का नक्शा है सर। ये अफसर वार्डरूम भी है और अफसर लिविंग स्पेस भी है। अच्छा, ये कमांडिंग अफसर का बेड है और ये बाकी 3 बेड अंदर लगे हुए हैं। सही। और ये उनका अफसर को खाना। ऑनररी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस सबमरीन को पाकिस्तान ने जब लिया था उस टीम में भी थे और उसके बाद इस पर काम भी करते रहे और 1971 की वॉर का हिस्सा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर थोड़ा सा हमें एक तो आप ज़रा पहले तो मुझे ये जो सेंटर वाला एरिया है जिससे ऊपर हम बाहर देख सकते हैं, ये किस काम आता है ये भी बताइए। उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, जब सरफेस पर होती है सबमरीन तो इससे नीचे आते हैं और ऊपर जाते हैं। अच्छा, जब ये सबमरीन वो ऊपर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और सबमरीन नीचे चले। वाटर टाइट है। और ये जो आगे का एरिया है ये हमें बताइए फिर ज़रा, कुछ ऑपरेशन के बारे में भी गाइड कीजिएगा। सर बताइए, ये जो जगह है इसको कंट्रोल रूम कहते हैं, ये क्या है? ये ऑप्स रूम है। इसमें अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के सेट लगे हुए हैं। ये ट्रेसिंग केबिन है। जितनी भी मतलब है कि अगर अटैक कर रहे हूँ, जितनी भी सेटों से इंफॉर्मेशन मिलती है, ये पेरिस्कोप है। कमांडिंग अफसर यहाँ होता है, वो पेरिस्कोप है, वो विजुअली देख लेता है कि जहाज कितनी दूर में। वो वार टाइम के वो जो टैक्टिक्स होते हैं, एंगल ऑफ बाव, ये वो सारा कुछ वो करता है। वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, बाकी वो कहते थे जी आज तक समुद्र की डेप्थ नहीं होती। ये देख, एको मीटर है, एको साउंडर है। ये इसको ऑन रखते हैं कि गहराई कितनी है। ये सेकंड के बाद बताता जाता है। अच्छा, कि समुद्र की गहराई कितनी है। सही। अच्छा, ये ECM है। ये इंडिया के खास करके इंडिया के जहाज़ों की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है इसमें होगा। कोई भी जहाज अगर उनका फ्लाई करेगा तो यहाँ उसका नाम, उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाए, सब पता लग जाएगा, सब पता चलता है। अच्छा, सही। उसके अलावा इस जगह से बेसिकली ये कंट्रोल सारा जो है वो दिल है सबमरीन का दिल है। यहाँ से जहाँ भी अटैक होता है, एक्सरसाइज होती है, यही सब कुछ होता है। कमांडिंग अफसर, एग्जीक्यूटिव अफसर, दूसरी टीम जो है वो यहाँ बैठी होती है। वो अपना इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, कैप्टन को बताते हैं। कैप्टन लास्ट फाइनल शूट का ऑर्डर कैप्टन देता है। सही। अच्छा, अब वो जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि भारत के पानियों में हम घुसे हैं, वो क्या माहौल था, क्या हुआ था, उसकी क्या टेक्निकलिटीज थी? वो तो ऑर्डर तो आपको पता है कि हमें यहाँ से 22 नवंबर को चले गए थे। सही है। और अचानक ही इमरजेंसी तौर पर गए। फिर उसके बाद हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, नामालूम से मत थी। ठीक है। लेकिन 3 तारीख को वार डिक्लेयर हुई। फिर हमें पोजीशन बताया गया जो फलां जाना आपने, आप डू हेड, एक बम्बे से और काठियावाड़ से के दरमियान में डू हेड जगह है, वहाँ जाकर बैठ गए। ये नक्शा जो है ये अगर इस पर आप आ जाएं, यहाँ पर आकर हमें बता दें। वहाँ पर बैठ गए। वहाँ 2 जहाज हमें नजर आए। एक ये कुकरी, एक कृपान। अच्छा, ये कुकरी है, एक कृपान है। कृपान नहीं। अच्छा, ये अटैक सही। और पाकिस्तानी जो हमारा जो हंगोर है वो कहाँ पर है? ये हंगोर है। इधर हमने डिटेक्ट किया, ये इधर आना शुरू हो गया। जब वो इन रेंज आया, इन रेंज की बात थी कि जहाँ तक हमारा टारपेडो उसको निशाना बना सकते हैं। सही। ठीक है। जो ही वो निशाने पर आया, कैप्टन ने कहा बिस्मिल्लाह शूट। उसको शूट किया, एक किया, 2 मिनट के बाद दूसरा किया और एक ही टारपेडो उसको लगा और 3 मिनट में जहाज जो था 2 टुकड़े होकर वो पानी में गर्क हो गया। वो उसकी तस्वीर भी है। ये कौन सा एरिया है? ये वही ऑफ रूम ही है। इसमें 2 पेरिस्कोप लगी हुई हैं। ये जब सबमरीन नीचे होती है तो उसके बाद एक अफसर इस पर होता है, कमांडिंग अफसर जो होता है इस पर होता है। तो लंबाई में ज़्यादा है। ये इस पानी से तकरीबन आधा फुट ऊपर निकलती है जो उसका कैमरा होता है जी। मतलब है कि मेक श्योर करने के लिए कि जहाज वाकई हमारी तरफ आ रहा है, किस तरफ जा रहा है। फिर वो कमांडिंग अफसर जो है वो बताते रहता है कितना जहाज, उसका डिस्टेंस इतना है, एंगल ऑफ द बाव इतना है, जो भी वार टैक्टिक्स हैं वो बताता रहता है। और वो सारे के सारे वो इन सेटों में फीड होते रहते हैं। फीड होने के बाद जो है वो जो भी फाइनल वो नतीजा निकलता है उसके मुताबिक वो अमल होता है। लेकिन ये समझिए कि छुप के गात लगाने वाली बात होती है। पानी से इतनी नीचे हम देख रहे होते हैं ऊपर सारा बिजली कंटेक्ट जो होता है आपको बिल्कुल मेक श्योर करने के लिए कि ये जहाज ही है और ये नेवी का जहाज ही है, मर्चेंट है, क्या है, सब कुछ। हाँ, वरना तो कोई और भी जहाज हो सकता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं जी। सर इस एरिया का भी बताइए हम। ये सबमरीन को यहाँ से पूरी सबमरीन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। ये स्टन प्लेन है जिस पर के वार टाइम में मैं बैठा हुआ।
अच्छा, यहाँ पर आप बैठे हुए थे? मैं बैठा हुआ था इस पर। ये मतलब है कि कमांडिंग अफसर जो है वो ऑर्डर देता रहता है। जब देखा कि जहाज जो है वो आ गया है और उसके बाद उसको हिट कर दिया, हिट करने के बाद हम गहरे पानी में चले जाते हैं। कमांडिंग अफसर ने कहा 3-5 मीटर। वो फिर मैं इस प्लेन से, वो प्लेन पीछे लगे हुए हैं, इससे वो एंगल दे के सबमरीन को, ये सबमरीन देंगे, एंगल दे के सबमरीन को नीचे जाना होता है। एग्जैक्ट जाकर 3-5 पर रोकना होता है क्योंकि पानी नीचे 5 फुट सिर्फ बॉटम था हमारा। अच्छा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से कि मतलब ड्राइविंग एक तरीके से यहाँ से हो रही है। पायलट जैसे एयरक्राफ्ट का होता है उसी तरीके से ये पायलट ड्यूटी होती है। 2 आदमी होते हैं एक आगे वाले प्लेन के लिए। ये मेन प्लेन ये है। ओके, बाकी जितने भी सेट आप देख रहे हैं ये सबमरीन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये सबमरीन के अंदर जब आप लोग रह रहे होते हैं तो बहुत ही कंजस्टेड सी जगह है, उसके अंदर ऑक्सीजन, सांस लेना, इसके भी तो मसाइल होते होंगे? नहीं, उसके मसाइल तो ज़रूर होते हैं। आप देख लें कि एक कमरा हो, उसके अंदर 10-12 आदमी हो, 2 घंटे की खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी होती है। अगर एनिमी एरिया में बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर हम नहीं आ सकते ताज़ा हवा लेने के लिए, तो फिर उसके बाद ये पाउडर है IA-रेट कहलाता है। अच्छा, इन मकसूदों में फिर हम इसको चला देते हैं। ये नीचे मशीन है, ये पाउडर है, इसके अंदर पाउडर होता है। जितनी भी जब हम इसको मशीन को चलाते हैं वैक्यूम पैदा होता है, तो जितनी गंदी हवा है ये पाउडर उसको जज़ब कर लेता है और साफ हवा इसमें से निकलनी शुरू हो जाती है। मीटर अंदर लगा हुआ है, वो देखते रहते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो पूरी हो गया, फिर इसको बंद कर देते हैं। यानी ये फिल्टर प्लांट है एक तरह का, एयर फिल्टर प्लांट। इसके अंदर खुदा ने कहा था कम नहीं हो रही, ये कैंडल है, ऑक्सीजन कैंडल है, ये ऑक्सीजन की है। अच्छा, इसको जला देते हैं तो इससे ऑक्सीजन फिर हवा में प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन निकल आती है। सही। ये सबमरीन के इंजन जो है वो नीचे लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर साउंड प्रूफ होते हैं ये नीचे। और ये मशीनरी सारी जितनी भी है ये ऊपर लगी होती है। यह मशीन देख रहे हैं ऑटोमेटिकली, ये ग्रीस करने के लिए ऑटोमेटिक जो है ना वो इक्विपमेंट जितने भी पानी के अंदर हैं उनको ग्रीसिंग होती है। अच्छा, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जितनी भी बैटरियों से करंट आती है ये क्यूबिकल पे आता है, ये कंट्रोल करता है, ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल सारे का सारा ये आगे कौन सा रूम है? ये आखिरी सबमरीन का हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो टॉर्पेडो आपने वो देखा था, वो ट्यूबें अंदर है, इसकी ट्यूबें बाहर लगी हैं ऊपर। अच्छा, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो वहाँ से है, कुछ दूसरा अकोमोडेशन है लोगों के यहाँ सोने की है। सही, ठीक। तो हम जरा ये अंदर से भी दिखा दें, आइए। ये जैसे कंपार्टमेंट का नाम है फॉरवर्ड टॉर्पेडो रूम, ऑप्स रूम, कंट्रोल रूम, ये एक इंजन रूम, और ये लास्ट कंपार्टमेंट है, ये है आफ्टर टॉर्पेडो रूम। इसमें टॉर्पेडो ट्यूब्स का ये सिस्टम फायर करने का भी लगा हुआ है, प्लस लोगों की अकोमोडेशन है। यहाँ उनका वो खाने का भी टेबल लगा हुआ है, ये फ्रिज लगे हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो हर चीज़ आप देखेंगे छोटी सी जगह में हर चीज़ कॉम्पैक्ट है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट कमांडर उमर डार साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान नेवी का हिस्सा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने ये हैंगोर का इंटीरियर देख लिया, उसकी टेक्नोलॉजी देखी। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान नेवी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है, इसका कंपैरिजन अगर हम करें आज की सबमरीन्स या आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी जो है वो इस मकाम पर है कि हम अपने इस रीजन में, जिसे हम इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, यहाँ पे वी आर द पायनियर। अच्छा, एक सबमरीनर की जो लाइफ होती है उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो वो भी हमें थोड़ा सा बताइए। सबमरीनिंग जो है एक लाइफ नहीं, इसको मैं एक लाइफस्टाइल कहूँगा जो कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये एक बहुत ही डिमांडिंग और एडवेंचरस नेचर का आपका एक तर्ज़ अमल होता है ज़िंदगी का। एक बहुत जो है वो जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आप एक टाइम गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आप गुजारते हैं, और क्योंकि पानी के नीचे रहने के लिए ह्यूमन जो बीइंग्स हैं वो डिज़ाइन नहीं है। बिल्कुल। तो एक मुश्किल इन्वायरमेंट में आपने, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आपने एक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी है बल्कि ऑपरेशनल नेचर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने वो भी मीट करने हैं। तो इट्स अ डिमांडिंग एंड अ वेरी चैलेंजिंग जॉब,
और इस प्रोफेशन के लिए आप वॉलंटियर करके आते हैं, सो यू नीड टू हैव दैट करेज इन यू, जो कि आपके अंदर अगर है तो ओनली देन यू आर एबल टू डू इट। और ये करेज जो है, इसका मुजाहरा जो पाक अफवाज हैं, पाक नेवी है, पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, ये सब लोग करते रहे हैं। जब जब वक्त पड़ा है तब तब पाकिस्तान की फोर्सेस ने दुनिया को बताया है कि वो कितने कैपेबल हैं। और उसकी एक मिसाल ये हमारे सामने हेंगोर है, जिसने भारत को सबक सिखाया था। और ऐसे ही सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा तैयार हैं।